हेलो एवरीवन। वेलकम बैक अगेन। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है फ्रेज एंड क्लॉजेज के इस सेगमेंट में। इस सेगमेंट को करने के बाद आपको फ्रेज एंड क्लॉज का एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होने वाला। इसके पहले, इस क्लास के पहले एक क्लास आपको और देखनी पड़ेगी। अगर आपने देख रखी है देन यू कैन स्किप, अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। इंग्लिश लेटेस्ट क्वेश्चंस के नाम से इसके पहले एक क्लास मैंने ली है जहां पर मैंने फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस को एलेबोरेटली डिस्क्राइब किया हुआ है। एक और सेगमेंट आपके लिए मैंने डिस्कस किया था, दैट इज आपका सेकंड सेगमेंट था जो लेटेस्ट क्वेश्चन की सीरीज का, वो है ट्रांसफॉर्मेशन की एक मैराथन क्लास। उसको जरूर देख लीजिएगा। ये कैसे सिंपल से कंपाउंड बनाते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं, वाइस वर्सा, अफर्मेटिव से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, वो सब डिटेल में समझाया। इंटरचेंजमेंट ऑफ डिग्री, पूरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन एक वीडियो में है। अभी लेटेस्ट जो आपको क्वेश्चंस का पैटर्न देखने को मिला है उस पर बेस्ड है ये क्लास। बेसिकली जैसे आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट ने बताया कि फ्रेज पैसेज के माध्यम से वो फ्रेज और क्लॉज को डिस्कस कर रहा है। मैंने यहाँ पैसेज तो नहीं लिया, बट इस तरीके से क्वेश्चंस को कराया, इस लेवल पर जाकर के कराने वाला हूँ मैं आपको कि आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने वाला। आइए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि द ब्राइट, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ब्राइट रेड बॉल बाउंस डायरेक्टली इनटू अ मडी पडल। अब आपको बताना है कि ये क्या नाउन फ्रेज है या एडजेक्टिव फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है या नाउन फ्रेज है, इन्फिनिटिव फ्रेज है या नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज और नाउन फ्रेज है। तो मैंने एक बात बताई थी आपको कि नाउन फ्रेज बेसिकली क्या काम करेगा। जैसे आप यहाँ से तोड़ो, ये क्या है, वर्ब, वर्ब है। और वर्ब के पहले देखो नाउन कहाँ कहाँ पर यूज होता है, बस इतनी बात आप ध्यान रखो। नाउन किसी भी सेंटेंस का हमारे सब्जेक्ट बन सकता है, एंड ऑब्जेक्ट बन सकता है, एंड प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट बन सकता है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, या फिर कॉम्प्लीमेंट। ये बेसिकली चार अलग अलग फंक्शन है नाउन के। अब इन्हीं की जगह पर आप चाहे फ्रेज लग लो। अब नाउन एक वर्ड है और नाउन की जगह अगर आप फ्रेज मिल रहा है तो नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज कितनी जगह आ सकता है सर? सब्जेक्ट के प्लेस पर आ सकता है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ सकता है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट की जगह पर आ सकता है, एंड कॉम्प्लीमेंट के प्लेस पर आ सकता है। पहली बात ये क्लियर हो गई। सेकंड बात ये कि आपको जो भी फ्रेज, एक टेस्टिंग बिल्कुल सिंपल है। जैसे मान लो आपने ये स्टेटमेंट है और यहाँ पर वर्ब है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। उस फ्रेज को हटा करके देखिए आप, अगर वो सब्जेक्ट के प्लेस को ब्लैंक कर रहा है तो इट मीन्स वो नाउन फ्रेज है। अगर वो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के प्लेस को ब्लैंक कर रहा है तो इट मीन्स वो नाउन क्लॉज है, नाउन फ्रेज है। सिंपली जैसे प्रीपोजिशन के बाद अगर ऑब्जेक्ट का प्लेस ब्लैंक हो रहा है तो इट मीन्स वो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पर बाउंस्ड वर्ब है, सेकंड फॉर्म है, और इस बाउंस का जो सब्जेक्ट है वो है द ब्राइट रेड बॉल। और मैंने ये वाली बात बताई थी कि नाउन होना मैंडेटरी है नाउन फ्रेज में। इसके अलावा एडजेक्टिव हो सकते हैं, डिटर्मिनर हो सकते हैं। जैसे इसको ब्रेक कर सकते हो आप कि बॉल वर्ड नाउन हो गया, रेड एडजेक्टिव हो गया, ब्राइट एडजेक्टिव हो गया, द आर्टिकल या डिटर्मिनर है। और आपने यही बात पढ़ी थी कि एक नाउन फ्रेज में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। नाउन फ्रेज में नाउन और डिटर्मिनर हो सकता है, नाउन एडजेक्टिव प्लस डिटर्मिनर हो सकता है। तो एक तो नाउन होगा या फिर डिटर्मिनर, डिटर्मिनर प्लस नाउन होगा, या फिर डिटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि डिटर्मिनर प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन हो, है ना। तो इस तरीके के पैटर्न देखने को मिल सकते हैं आपको। तो मैंने कहा ये बाउंस का सब्जेक्ट बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है तो नाउन फ्रेज। तो यहाँ से दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, या तो फर्स्ट होगा या तो फोर होगा। अब हमें ये भी चेक करना है। देखो यहाँ पर लगा इनटू, करेक्ट, बाउंस डायरेक्टली इनटू। इनटू क्या है? प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन है ना। और प्रपोजिशन के बाद ये फ्रेज आप लिख रहे हो। अब मडी पडल, अब मडी पडल जो लिख रहे हो ये इनटू के बाद है, प्रीपोजिशन के बाद। तो प्रीपोजिशन के बाद मतलब प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट का प्लेस ब्लैंक होगा अगर इसको हटाओगे तो। इट मीन्स ये अगेन नाउन फ्रेज बन गया। इसका मतलब दोनों नाउन फ्रेज हैं, ये भी नाउन फ्रेज है एंड सेकंड वन इज आल्सो नाउन फ्रेज। और करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? दैट विल बी डी। होप सो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों जगह नाउन फ्रेज क्यों है।
और नाउन फ्रेज में नाउन का होना मैंडेटरी है। जैसे इसको भी अगर आप ब्रेक करोगे तो ये नाउन है और ये डिटर्मिनर है, आप ऐसे कह सकते हो, तो आप सिंपली डिफाइन कर पाओगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया सर। नेक्स्ट, जूली माई ओल्डर सिस्टर केम टू विजिट मी द अदर डे। अब यहाँ पर आपसे पूछना चाह रहा है कि ये जो लिख रहा है माई ओल्डर सिस्टर, जूली जो कि मेरी ओल्डर सिस्टर है, केम टू विजिट मी द अदर डे, मुझसे मिलने आई। अब ये कह रहा है नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, इन्फिनेटिव फ्रेज है और अपोजिटिव फ्रेज है। पहले तो ये वाली बात समझनी है आपको कि व्हाट इज अपोजिटिव। अपोजिटिव का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कहा रोहन, रोहन कामा माय फ्रेंड, जब आप सब्जेक्ट के साथ एक और नाउन यूज करते हो जो उसकी इंफॉर्मेशन, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसको आप क्या बोलते हो? उसको बोलते हो आप अपोजिटिव केस। जैसे यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस है रोहन, ये अपोजिटिव केस है कौन? माय फ्रेंड, ये अपोजिटिव केस है। जैसे मैंने कहा राहुल, राहुल द ओनर ऑफ दीज कंपनीज, ओनर ऑफ दीज कंपनीज। अले लेट्स सपोज, ये एक एग्जांपल है और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो ओनर ऑफ दीज कंपनीज है ये क्या है। बेसिकली यहाँ पर ये जो फ्रेज आपने लिखा है द ओनर ऑफ दीज कंपनीज, ये राहुल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। सब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन देगा वो कौन होगा? अपोजिटिव केस। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। एक और क्वेश्चन यहाँ पर स्पॉटिंग एरर में आप डिस्कस करते हैं कि वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नॉट अकॉर्डिंग टू अपोजिटिव केस। जो वर्ब आती है वो अपोजिटिव केस के अनुसार नहीं आती है, वो सब्जेक्ट के अनुसार आती है। इज आर वेरी लेबोरियस, इज आर वेरी लेबोरियस, मैंने कहा ये स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है सर? डिफाइन करना है सिंपली। ये जो द ओनर ऑफ दीज कंपनीज है इसके अकॉर्डिंग आपको नहीं लगाना यहाँ पर वर्ब। देखिए ये सब्जेक्ट है और ये अपोजिटिव केस है एसी, तो जो वर्ब आएगी वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ये सब्जेक्ट ही डिफाइन करेगा। जैसे यहाँ पर राहुल डिफाइन करेगा तो उसके अकॉर्डिंग इज, ये स्पॉटिंग एरर में क्वेश्चन बनता है, तो ये वाली बात भी ध्यान रखनी है। अब इस वाले क्वेश्चन पे वापस आते हैं। मैंने कहा जूली कॉमा माई ओल्डर सिस्टर, जूली क्या है? सब्जेक्ट, और ये कौन सा केस हो गया? अपोजिटिव केस। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? दैट विल बी 4। लेकिन वन मोर थिंग यू शुड नो, वो ये है कि सर अगर इस सेंटेंस में जूली को भी अंडर, अब देखो दोनों हैं यहाँ पर, नाउन फ्रेज भी दे रहा है एंड अपोजिटिव फ्रेज भी दे रहा है। अब आप किसके साथ जाओगे? नाउन फ्रेज के साथ या अपोजिटिव? तो केवल अंडरलाइन इतना कर रहा है माई ओल्डर सिस्टर, तो ये हो गया अपोजिटिव केस। अगर ये पूरा अंडरलाइन करता है जूली कॉमा माई एल्डर सिस्टर, तो फिर ये नाउन फ्रेज के साथ जाते हैं आप। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4। एक चीज और, पिछले लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पर अंडरलाइन इसको करता, किसको सर? ये यहाँ से इनटू अ मडी पडल, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक डिफाइन करता तो ये होता प्रीपोजिशनल फ्रेज। हालांकि यहाँ पर दिया नहीं है बट ये प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। लेकिन बट वो आपसे केवल इतना जानना चाह रहा है अब मडी वाटर, तो इसलिए नाउन फ्रेज है ना। ये वाली बात ध्यान रखना, कहाँ से कहाँ तक अंडरलाइन कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वॉकिंग ऑन द बीच इज वन ऑफ माई फेवरेट एक्टिविटीज, कह रहे बीच पर चलना मेरी एक सबसे फेवरेट एक्टिविटीज है, मेरी फेवरेट एक्टिविटीज में से एक है। अब हमें ये पता करना है ये नाउन फ्रेज है, जीरंड है, इन्फिनेटिव है और अपोजिटिव है। अपोजिटिव तो होने से रहा, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ जो इन्फॉर्मेशन लिखोगे वो होगा। इन्फिनेटिव 2+V1 से बनता है, इसके बारे में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। 2+V1 से इन्फिनेटिव बनता है। जीरंड आईएनजी फॉर्म से बनता है ना। और नाउन फ्रेज, तो नाउन फ्रेज तो आप नहीं कहोगे क्योंकि हालांकि ये है तो नाउन, बट ये जीरंड है। जीरंड मतलब जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज आ नाउन यूज की जाए उसी को आप क्या कहते हो? उसी को आप जीरंड बोलते हो। तो वॉकिंग ऑन द बीच ये आपको पता करना है। और उसके पहले एक और टेस्टिंग में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इज लगा है, इसका मतलब क्या हो गया? वर्ब। और वर्ब के पहले आप क्या लिखते हो? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखते हो? नाउन। तो ये नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज का मतलब, अब ये चूंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बन रहा है इसलिए इसको हम नाउन फ्रेज न कह के क्या बोलेंगे? जीरंड फ्रेज। लेकिन एक बात और याद रखनी है आपको, ये जो V1 प्लस आईएनजी है
V1 प्लस ING। ये बेसिकली इससे दो तरीके के फ्रेजेस बनते हैं। एक फ्रेज आपका बनता है जो कि जीरंड का है, एक तो बन जाएगा जीरंड फ्रेज। सेकंड आपका बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, दो तरीके के फ्रेजेस बनेंगे, है ना। इनमें डिफरेंस सिंपल सा है कि अगर आपको लग रहा है कि वो वर्ड नाउन के तरीके यूज किया जा रहा है तो आप कहोगे जीरंड फ्रेज है, अगर वो एडजेक्टिव के तरीके यूज हो रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। तो ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट अभी जीरंड इन्फिनिटिव के कई सारे टाइप्स आएंगे तो उन पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे इन्फिनिटिव में आपका नाउन इन्फिनिटिव फ्रेज बनता है, एडजेक्टिव इन्फिनिटिव फ्रेज बनता है, एडवर्ब इन्फिनिटिव फ्रेज बनता है, तो वो सब डिस्कस करेंगे। द टर्टल वॉज रनिंग क्वाइट क्विकली कंसीडरिंग द नेचर ऑफ इट स्पीसीज। और आपको बताना है ये जो वॉज रनिंग है ये क्या है। वॉज हेल्पिंग वर्ब है, रनिंग मेन वर्ब है, और ये वर्ब से बनने वाला फ्रेज है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, वर्बल फ्रेज। जैसे अगर आपने ऐसे लिखा, मान लिया लेट्स सपोज आप ये लिख रहे हो हैज बीन वर्किंग, हैज बीन वर्किंग, और मैं आपसे जानना चाहूँ कि ये जो हैज बीन वर्किंग है ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये वर्बल फ्रेज है, ये है वर्बल फ्रेज। तो वर्ब से बनने वाला जो फ्रेज होता है उसी को हम वर्बल फ्रेज बोल देते हैं। एक से ज्यादा वर्ब अगर एक साथ आ जाए तो आप समझ लेना वर्बल फ्रेज है। आगे चलते हैं। द प्रिंसेस विथ लॉन्ग गोल्डन हेयर वॉज ट्रैप्ड इन अ टावर बाय अ ड्रैगन। अब देखो यहाँ पर वैसे पैसेज नहीं है, बट आपको क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस पुटअप किए गए पैसेज के फॉर्म में पुटअप किए गए, बट मैं इस जिस तरीके से कराने वाला हूँ उसके बाद आप किसी भी तरीके का पैसेज दे और किसी भी तरीके का आर्टिकल में पूछे आप डिफाइन कर लोगे। मैंने कहा विथ लॉन्ग गोल्डन हेयर ये आपको बताना है। विथ हो गया प्रपोजिशन और ये हो गया प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये हो गया प्रपोजिशन, ये हो गया प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये बन गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। बट एक बात याद रखना, अगर ये इतना अंडरलाइन करता है केवल विथ लॉन्ग गोल्डन हेयर, लॉन्ग गोल्डन हेयर, और मैं इस बार केवल अंडरलाइन इतना करता ये वाला लॉन्ग गोल्डन हेयर, तो ये बनता सर नाउन फ्रेज, दिस इज आर नाउन फ्रेज। बट अगर आप पूरा ले लोगे विथ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक पूरा ले लोगे तो इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो ये वाली बात नोटिस करना कि कहाँ से कहाँ तक अंडरलाइन कर रहा है ना, तो आप डिफाइन कर पाओगे। होप सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्लियर है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और आई होप सो ऐसे ही लेंथी क्वेश्चन आपको देखने को मिले स्टेनो के एग्जाम में, तभी आप थोड़ा सा हाइपर हुए कि ये किस तरीके क्वेश्चंस हैं जिनको हम टैकल नहीं कर पा रहे हैं। द सेटिंग सन ग्लोइंग विथ कलर्स ऑफ रेड, पर्पल एंड ऑरेंज। अब सिंपली इसको देखो जरा, आपने कहा प्रीपोजिशनल फ्रेज, तो प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता, सर ये नहीं है। जीरंड आईएनजी से स्टार्ट होता तो आप कहोगे आईएनजी से स्टार्ट हो रहा है, बट ये सन के बारे में बता रहा है तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल है, तो फिलहाल जीरंड भी नहीं होगा। इन्फिनिटिव 2 + V1 से बनता है। नाउन फ्रेज एकमात्र आंसर आपका कौन सा है, नाउन फ्रेज। अब इसको देखो ब्रेक करो आप, कैसे कैसे ब्रेक करोगे, ऑफ रेड, पर्पल एंड ऑरेंज, ये तीनों नाउन है, नाउन नाउन एंड नाउन। अब यहाँ पर आप अगर डिफाइन करोगे तो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर देखोगे सन के बारे में सेटिंग जो लगा रहे हो वो एडजेक्टिव है, ग्लोइंग क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये पूरा जो फ्रेज बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, हालांकि इसमें मेन वर्ब मिसिंग है, फाइनाइट वर्ब मिसिंग है। फाइनाइट वर्ब होती तो फिर ये क्लॉज बन जाता, सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब से क्लॉज बन जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, दैट विल बी नाउन फ्रेज। बाकी ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी आप इसको डिफाइन कर पाओगे, है ना। तो कई बार ऐसे लेंथी फ्रेज देगा तो वहां पर घबराना नहीं है, आपको सिंपली चेक करना है, हर एक के बारे में चेक कर लो आप। एक चीज और, अगर आप इसको जीरंड मान रहे हो तो जीरंड के पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं करते, है ना। जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, मान लो आप ऐसे लिख रहे हो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, इज अ गुड एक्सरसाइज। अब मैं आपसे पूछूं कि ये सर ये बताइए स्विमिंग के पहले दा लगाओगे क्या, ऐसे लिखोगे द स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो आप कहोगे जी नहीं, आप डायरेक्ट लिखोगे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो जीरंड के पहले आर्टिकल दा का यूज हम नहीं करते। गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, है ना। अब ये बाकी स्टेटमेंट देख रहा है, अब आपको ये बताना है गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। अच्छा प्रीपोजिशनल फ्रेज है तो इतना तो बन सकता था प्रीपोजिशनल फ्रेज, बट पूरा नहीं होगा, ये तो हट गया। अच्छा जीरंड, जीरंड तो
आप अगर नाउन बन जाएगा तब आप उसको यूज करोगे, इन्फिनेटिव आप यूज नहीं कर पाओगे, 2 + V1 से बनेगा, है ना। तो ये दोनों ऑप्शन तो यहाँ से एलिमिनेट हो गए, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी एलिमिनेट हो गया। करेक्ट आंसर कौन सा बन गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। अब एक बात समझना, देखो आईएनजी से मैंने कहा था दोनों बनेंगे, कौन कौन से? V1 + ING से आप ये वाली बात जानते हो, या तो वो जीरंड वाला फ्रेज बनेगा या तो पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल में भी कौन सा बनेगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज बनेगा। क्योंकि जो परफेक्ट पार्टिसिपल है वो किससे बनता है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा, हैविंग प्लस V3, ये परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज होगा। तो ये ध्यान रखना, ये जीरंड फ्रेज तब होगा जब ये आईएनजी वर्ड किसकी तरीके काम करेगा? नाउन की तरह। यहाँ पर फिलहाल ये नाउन नहीं है, तो दैट इज वाई करेक्ट आंसर कौन सा होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट, माय फेवरेट मूवी टू वॉच इज लिटिल वीमेन। अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो मैंने कहा मेरी जो फेवरेट मूवी है, अब एक चीज समझना यहाँ पर, ये जो इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव फ्रेज होता है, ये बेसिकली 3 तरीके से, अलग अलग तरीके से आप इसको डिफाइन करते हो। एक तो होता है नाउन, नाउन इन्फिनेटिव फ्रेज, एक होता है एडजेक्टिव इन्फिनेटिव फ्रेज, और एक होता है एडवर्ब इन्फिनेटिव फ्रेज। ये 3 अलग अलग टाइप से आपको देखने को मिलेगा। जैसे इसमें आपको डिफाइन करना है। अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है अगर किसी नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करने लग रहे हो तो वो क्या है? वो एडजेक्टिव है। एडवर्ब क्या है? अगर आप किसी वर्ब को डिफाइन करने लग रहे हो तो वो एडवर्ब है ना। जैसे यूजुअली इसमें हाउ का रिप्लाई होगा, ठीक है। नाउन वाले में सिंपली आप ये वाली बात समझना कि वर्ब से अगर व्हाट का रिप्लाई है तो फिर वो इन्फिनेटिव का नाउन फ्रेज है, बस इतना याद रखना है आपको। जैसे यहाँ पर कह रहा है माय फेवरेट मूवी, मूवी के बारे में आप डिफाइन कर रहे हो, मूवी टू वॉच, मूवी जो देखने के लिए है ना, इज लिटिल वुमेन। माय फेवरेट मूवी टू वॉच इज लिटिल वुमेन। अब मूवी को डिफाइन करने लग रहे हो टू वॉच लिख करके, तो ये जो मूवी के लिए डिफाइन कर रहे हो तो दैट इज वाई मूवी वर्ड तो नाउन हो गया, नाउन को डिफाइन करने वाली ये जो फ्रेज बना आपका, ये कौन सा बना? एडजेक्टिव फ्रेज बना। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर एडजेक्टिव इन्फिनेटिव फ्रेज, है ना। नेक्स्ट में आते हैं सर, ही स्टडीड ऑल नाइट, उसने पूरी रात पढ़ाई की, टू अवॉइड फेलिंग, और किस लिए पढ़ाई की, है ना। अब एक चीज और समझना, अगर वर्ब से, मैंने ये वाली बात बताई थी, वर्ब से हाउ लगा दो, वर्ब से वेल लगा दो, वर्ब से वेयर लगा दो, है ना, और वर्ब से वाई लगा दो, इनसे जितने रिप्लाई आएंगे दैट विल बी एडवर्ब, वो एडवर्ब होंगे, है ना। आपने कहा ही सब्जेक्ट हो गया, स्टडीड वर्ब हो गई, ऑल नाइट पूरी रात उसने पढ़ाई की, बट वाई, तो वाई का रिप्लाई है टू अवॉइड फेलिंग, फेल होने से बचने के लिए, फेल होने से बचने के लिए। तो वर्ब से किसका रिप्लाई है? वाई का, और वाई का रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया एडवर्ब इन्फिनेटिव फ्रेज, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, दे वांटेड टू विजिट न्यू ऑर्लियंस ड्यूरिंग जैज फेस्ट, दे सब्जेक्ट हो गया, वांटेड वर्ब हो गई, दे वांटेड व्हाट, क्या चाहते थे? विजिट करना, है ना। दे वांटेड व्हाट, मैंने कहा था अगर वर्ब से व्हाट का रिप्लाई है, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई है तो वो कौन सा होगा? वो नाउन फ्रेज होगा। आपने कहा दे वांटेड व्हाट, और व्हाट का रिप्लाई ये है टू विजिट न्यू ऑर्लियंस ड्यूरिंग जैज फीस्ट, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कौन सा? नाउन इन्फिनेटिव फ्रेज। क्लियर है सर। नेक्स्ट आते हैं, होल्डिंग ऑन टू द रिगिंग फॉर डियर लाइफ, आई बेयरली सर्वाइव द स्टॉर्म दैट वी इनकाउंटर्ड एट सी। अब मैं इसको समझाता हूँ, पूरा डिटेल में आपको समझाता हूँ, एक एक पॉइंट है, क्योंकि इसका पहले तो आप आंसर करने के बजाय पहले हम क्या करेंगे, पूरा इसको डिटेल में समझेंगे ये है क्या। फिलहाल यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं एब्सोल्यूट फ्रेज के बारे में। एक काम करता हूँ, मैं पहले आपको एब्सोल्यूट फ्रेज के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ, व्हाट इज एब्सोल्यूट फ्रेज, देन आप क्वेश्चन इजिली कर पाओगे। 2-3 एग्जाम्पल से लेकर के हम पहले पॉइंट्स कुछ इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो फिलहाल हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एब्सोल्यूट फ्रेज। ये है एब्सोल्यूट फ्रेज, और मैं कुछ पॉइंट यहाँ पर पहले पेन डाउन करूंगा, उनको आप देखिएगा, देन हम
फिर उसके बाद इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसको नॉमिनेटिव फ्रेज भी कहा जाता है ना। ये आप कह सकते हो फॉल्स नॉमिनेटिव फ्रेज, है ना। चलिए कुछ पॉइंट डिस्कस करने के बाद फिर इसमें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव फ्रेज कहते हैं। नॉमिनेटिव फ्रेज कहते हैं। इसमें नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, पार्टिसिपल हो सकता है, मॉडिफायर हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बस ये वाला पॉइंट की पॉइंट याद रखना। इसमें क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। सेंटेंस में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वही एब्सोल्यूट फ्रेज होगा। ये एक क्लॉज के तरीके लगता है, बट इसमें एक फाइनाइट वर्ब नहीं होती। फाइनाइट वर्ब का मतलब जो टेंस बताए, और इसको कॉमा से सेपरेट करके लिखा जाता है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दो पॉइंट आपको बहुत हेल्प करेंगे। अब मैं कुछ एग्जांपल आपके लिए ले लेता हूँ सो दैट ये पॉइंट पूरा आपको इजीली समझ आ जाए, है ना। ये पॉइंट है क्या, मैंने कहा जैसे लिखा हुआ है सी कॉमा हैविंग बुक्स इन हर हैंड, इन हर हैंड वॉच गोइंग टू कॉलेज, गोइंग टू कॉलेज। अब आपको पता करना है कहाँ पर एब्सोल्यूट फ्रेज है। मैंने कहा सेकंड है, द रेसलर हैविंग एंगर, हैविंग एंगर इन हर आइज, इन हिज आइज, कमा looked at opponent, opponent wrestler, opponent wrestler। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सी हैविंग स्माइल, हैविंग स्माइल ऑन हर फेस, ऑन हर फेस, कॉमा इज लुकिंग प्रेटी, इज लुकिंग प्रेटी। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं देखो, और आपको बताना है, देखो सिंपली क्या बताना है, फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल एंड थर्ड एग्जांपल। और आपको बताना है ये जो लिखा है हैविंग बुक्स इन हर हैंड, हैविंग एंगर इन हिज आइज, हैविंग स्माइल ऑन हर फेस, ये जो है ये नॉमिनेटिव, ये एब्सोल्यूट फ्रेज है। अब देखो वैसे अगर देखोगे तो सी सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब हो गई, वॉज गोइंग टू कॉलेज, ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो रहा है। बट इसमें एक कॉमा से इसने क्या किया, एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल दिया, और इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं है। आप देखो हैविंग बुक्स इन हर हैंड, तो ये पूरा जो फ्रेज, अब अगर केवल इतना पूछता है इन हर हैंड तो प्रीपोजिशन फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज बोल देते हैं। बट पूरा पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक, हैविंग बुक्स इन हर हैंड, तो ये बन गया एब्सोल्यूट फ्रेज। जैसे द रेसलर हैविंग एंगर इन हिज आई, अब चाहते तो सेंटेंस ऐसे लिखते हैं, द रेसलर लुक्ड एट द अपोनेंट रेसलर,
जो रेसलर है उसने अपोनेंट रेसलर की तरफ देखा। अब बट ये अगर देखोगे तो बीच में इंसर्टेड है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कॉमा से सेपरेट करके लिखी गई है। इसी को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट फ्रेज। यहाँ पर आ जाओ, सी इज लुकिंग प्रेटी, ये सेंटेंस सही हो गया, या वैसे लुक्स प्रेटी करते तो और अच्छा रहता। सी हैविंग स्माइल ऑन हर फेस, ये जो आप लिख रहे हो हैविंग स्माइल ऑन हर फेस, ये क्या है? ये एब्सोल्यूट फ्रेज है, ये एब्सोल्यूट फ्रेज है, ये एब्सोल्यूट फ्रेज है। तो आप समझ में आ गया होगा, होप सो। एब्सोल्यूट फ्रेज होते क्या है? तो कुछ भी हो सकता है, नाउन प्रोनाउन, जिसमें मॉडिफायर भी हो सकता है, जिसमें आपको पार्टिसिपल भी देखने को मिल सकते हैं, है ना। और ये कॉमा से सेपरेटेड है और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में यूज किए जाते हैं। अब तो ये तो पॉइंट क्लियर हो गया। अब इस सेंटेंस में देखो जरा, अब इस सेंटेंस यहां से स्टार्ट है, आई बियरली सर्वाइव्ड द स्टॉर्म दैट वी इनकाउंटर एट सी। अब ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, इसको कुछ भी नीड नहीं, बट ये जो होल्डिंग ऑन टू द रिंगिंग फॉर डियर लाइफ, ये जो लिख रहा है ये क्या है? ये आपका एब्सोल्यूट ऑफ फ्रेज है। ये देखो, नाउन इन्फिनिटिव तो इसमें 2 + V1 आना चाहिए, ये नहीं है। एडवर्ब इन्फिनिटिव 2 + V1 तो होना ही चाहिए, इसमें भी नहीं आएगा। करेक्ट आंसर होगा एब्सोल्यूट फ्रेज। ठीक है, होप सो अब आपको समझ में आ गया होगा एब्सोल्यूट फ्रेज होता क्या है। नेक्स्ट, आई लव टू ट्रेल रन ऑन द वीकेंड्स। अब इसमें आपको फिल करना है, क्या है? कह रहा प्रीपोजिशनल फ्रेज है, जीरंड फ्रेज है, इन्फिनिटिव फ्रेज है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी से बनता है, आईएनजी है नहीं। इन्फिनिटिव बन सकता है, जीरंड आईएनजी से बनता है। प्रीपोजिशनल, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे वो भी नहीं बन रहा है। करेक्ट आंसर होगा इन्फिनिटिव फ्रेज। देखो 2 + V1 के साथ आप लिख रहे हो, 2 + V1 से बनने वाले जो फ्रेज होते हैं उनको क्या बोलते हो? इन्फिनिटिव। अब फर्दर ये नहीं डिस्कस कर रहा है कि इन्फिनिटिव का कौन सा है, नाउन है, एडजेक्टिव है, या एडवर्ब इन्फिनिटिव फ्रेज है। हर इमेजिनेशन रनिंग वाइडली, हर इमेजिनेशन रनिंग वाइडली, है ना। कमा, सी रैपिडली टर्न द पेजेस ऑफ द नॉवल, वॉच क्विकली एज सी रेड देम। अब कह रहा है नाउन इन्फिनिटिव फ्रेज है, इन्फिनिटिव 2 + V1 से बनेगा। एडवर्ब इन्फिनिटिव फ्रेज है, ये भी नहीं बन रहा है। एडजेक्टिव इन्फिनिटिव फ्रेज है, ये भी नहीं बन रहा है। तो आंसर तो केवल एक ही होगा आपका, कौन सा? दैट विल बी डी, है ना, दैट विल बी डी। क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखो जरा, वैसे भी आप इसको देख सकते हो कॉमा से सेपरेट करके, बिल्कुल अलग। ये देखो बेसिक सेंटेंस आपको ये पूरा मिल रहा है, ये पूरा मिल रहा है बेसिक सेंटेंस, और ये अलग से इसने रखा हुआ है, तो इसका मतलब एब्सोल्यूट फ्रेज है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। आई बॉट अ बुक टू रीड ऑन द फ्लाइट। अब देखो ये जो 2 + V1 के साथ लिखा हुआ फ्रेज है, ये कौन सा होगा? नाउन इन्फिनिटिव, एडवर्ब इन्फिनिटिव, एडजेक्टिव इन्फिनिटिव, और एब्सोल्यूट तो नहीं है, क्योंकि वो दो कॉमा के बीच में एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में यूज करोगे आप। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखते हो तो सिंगल कॉमा लगेगा, अगर सब्जेक्ट के बाद रखते हो तो डबल कॉमा से सेपरेटेड होगा, ऐसे आप लिखते हो। अब फिलहाल ये किस बारे में है? देखो कह रहा है आई सब्जेक्ट हो गया, बॉट वर्ब हो गई, और मैंने एक खरीदी, क्या खरीदी? बुक। बुक क्या हो गया? नाउन। और बुक किसके लिए? कह रहा है पढ़ने के लिए, तो बुक को डिफाइन करने लग रहे हो, तो कौन सा बनेगा? एडजेक्टिव इन्फिनिटिव फ्रेज। ऑप्शन नंबर 14 का कौन सा हो जाएगा? दैट विल बी एडजेक्टिव। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये सभी और फर्दर एक्सप्लेन किए मैंने, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा एडजेक्टिव इन्फिनिटिव फ्रेज, एडवर्ब इन्फिनिटिव फ्रेज और नाउन इन्फिनिटिव फ्रेज में कंफ्यूजन होगा, तो इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं। आई हैव होमवर्क, आई सब्जेक्ट हो गया, हैव वर्ब हो गई, होमवर्क नाउन हो गया। और होमवर्क किसके लिए? कह रहा है टू हैंड इन टुमारो। होमवर्क जो हैंड इन करने के लिए, मतलब होमवर्क को डिफाइन कर रहे हो। नाउन को डिफाइन करने वाला जो फ्रेज है वो कौन सा होगा? एडजेक्टिव इन्फिनिटिव फ्रेज। सही है। नेक्स्ट, वी वेंट टू द मॉल इन ऑर्डर टू बाई अ न्यू ड्रेस। अब मैंने एक बात बताई थी कि अगर वर्ब से हाउ का रिप्लाई, वर्ब से वाई का रिप्लाई, वर्ब से मैंने कहा था वेयर, व्हेन का रिप्लाई, एंड वेयर का रिप्लाई, ये जो सभी रिप्लाई होते हैं इनसे क्या बनता है सर? एडवर्ब बनता है। तो कह रहा आई सब्जेक्ट हो गया, वेंट टू द मॉल, मैं मॉल गया। क्यों गया मॉल? टू बाय न्यू ड्रेस, ताकि न्यू ड्रेस खरीद सकूं, है ना। तो वर्ब से वाई का रिप्लाई आप डिफाइन करोगे यहाँ पर। वर्ब से किसका रिप्लाई? वाई। और वाई का रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब। देखो पहली बात तो 2 + V1 तो एब्सोल्यूट, ये वाला तो हट गया, इन तीनों में बनेगा। और इन तीनों में एडजेक्टिव तो तब बनता है जब नाउन को डिफाइन कर रहे होते हैं, और नाउन तब बनता है जब वो व्हाट का रिप्लाई होता है। नेक्स्ट,
आई क्विट स्मोकिंग इन ऑर्डर टू इम्प्रूव माई हेल्थ। मैंने स्मोकिंग को छोड़ दिया ताकि मैं अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकूं। अब आपने कहा आई क्विट, क्विट वर्ब हो गया, स्मोकिंग ऑब्जेक्ट हो गया। आई क्विट स्मोकिंग वाई, क्यों छोड़ दिया? ताकि मेरी जो हेल्थ है वो बेहतर हो सके। आई क्विट स्मोकिंग वाई, आपका आंसर होगा टू इम्प्रूव माई हेल्थ। और वर्ब से वाई का रिप्लाई, वर्ब से वाई का रिप्लाई क्या होता है सर? एडवर्ब। यहां पर बनेगा एडवर्ब इन्फिनेटिव फ्रेज। नेक्स्ट, वी नीड टू बाई मिल्क, हमें मिल्क को बाई करने की जरूरत है ना। वी नीड, हमें जरूरत है क्या? वी नीड वॉट, वी नीड वॉट, वर्ब में वर्ब से वॉट का रिप्लाई क्या होगा? नाउन। तो और चूंकि 2+V1 से बन रहा है तो नाउन इन्फिनेटिव फ्रेज करेक्ट आंसर बन जाएगा। वर्ब से व्हाट का रिप्लाई तो नाउन, और सिंस ये 2+V1 से बन रहा है इसलिए आप बोलोगे नाउन इन्फिनेटिव फ्रेज। नेक्स्ट, टू टेक केयर ऑफ वन सेल्फ इज नॉट सेल्फिशनेस। आप खुद का ध्यान रखना, इसमें कोई सेल्फिशनेस वाली बात नहीं होती है। अब आपको इसमें डिफाइन करना है। तो टू टेक केयर, अब अगर आप देखोगे, देखो पहली बात तो ये वर्ब हो गया, और वर्ब के पहले क्या लिखते हो? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखते हो? नाउन। तो इसका मतलब ये नाउन बनेगा, नाउन इन्फिनेटिव फ्रेज। 2+V1 से बन रहा है तो 2+V1 का मतलब इन्फिनेटिव हो गया। और सिंस ये नाउन का, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है तो सब्जेक्ट के रूप में एडवर्ब आएगा नहीं, एडजेक्टिव आएगा नहीं ना। एब्सोल्यूट फ्रेज तो आप अलग से जानते ही हो, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा नाउन इन्फिनेटिव फ्रेज। ये वाली बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, माई न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन इज टू फिनिश माई होम वर्क ऑन टाइम। मेरा जो न्यू ईयर का रेजोल्यूशन है वो क्या है? इज वर्ब है, और इसके बाद जो लिखोगे वो ऑब्जेक्ट होगा, व्हाट का रिप्लाई होगा। माई न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन इज व्हाट, और व्हाट मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब नाउन, नाउन मतलब नाउन इन्फिनेटिव। 2+V1 से बन रहा है, ये बनेगा नाउन इन्फिनेटिव फ्रेज। आई टोल्ड हर टू लुक डिस्क्रीटली, मैंने उससे कहा टू लुक। अब ये आपको बताना है टू लुक। अच्छा, एडवर्ब फ्रेज है नहीं, और 2+V1 से एडवर्ब इन्फिनेटिव फ्रेज बन सकता है बट एडवर्ब फ्रेज नहीं, एडजेक्टिव फ्रेज नहीं। एब्सोल्यूट तो जानते हो, यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा इन्फिनेटिव फ्रेज। तो पहले तो ये सेगमेंट यहाँ पर अब जाकर के कंप्लीट होता है मेरे भाई। किसका? जो सेगमेंट आप कर रहे थे फ्रेज, फ्रेज से रिलेटेड पूरा का पूरा सेगमेंट यहाँ पर होता है खत्म। तो फ्रेज वाले पूरे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करा दिए। नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉर क्लॉज। अब यहाँ से क्लॉज के क्वेश्चन आएंगे, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस के क्वेश्चन, है ना। इनमें और ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है तो इनको और डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ। दोज इन ट्रबल शुड रियलाइज दैट लाइफ इज नॉट एज दे थॉट इट टू बी। जीवन उतना आसान है जितना लोग सोचते हैं। एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, सिंपली याद रखना कि जब आप एज से डिफाइन करते हो तो कंपैरिजन होती है और एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन बनता है। क्या बनता है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। हालांकि आपसे केवल यहाँ पर इतना जानना चाह रहा है कि कौन सी क्लॉज है। यहाँ पर आप कह दो कि एडवर्ब क्लॉज, बट एडवर्ब में भी कौन सी क्लॉज है? तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन किससे बनाते हो? एज से बनाते हो, सो एज से बनाते हो। तो इससे अगर पैटर्न मिल रहा है तो समझ जाना वो क्या है, वो आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन है। तो पहले का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 22, वो होगा एडवर्ब। नेक्स्ट, एडवर्ब के कई सारे टाइप हैं, तो जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। आई नो दैट माई सन इफ ही हैड बीन सेंट टू JNU। अगर उसको, मैं अपने बच्चे को अच्छे से जानता हूँ, अगर उसको JNU भी भेज दिया गया, वुड हैव मेड अ मार्क इन लाइफ, तो वो अपनी पहचान बना देगा। सिंस द एनवायरमेंट फॉर मेंटल मेकअप इज नो लेस इंपॉर्टेंट दैन द इनबॉर्न एक्टिविटीज। क्योंकि अब यहाँ पर रीजन बताना चाह रहे हो। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एक और टर्म आता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, क्लॉज ऑफ रीजन। और ये किससे स्टार्ट होता है? ये सिंस से स्टार्ट होता है। सिंस है, एज है, बिकॉज है, ये आपने पढ़े होंगे, सिंस एज बिकॉज। ये रीजन बताने का काम करते हैं, और रीजन बताने वाली क्लॉज कौन सी हो गई? एडवर्ब क्लॉज, है ना। नेक्स्ट, शी न्यू दैट एज इट वाज डार्क। शी न्यू, वो जानता था। अब एक सिंपल सी बात समझना, जब भी नाउन क्लॉज आपको आइडेंटिफाई करनी हो तो कहाँ कहाँ पर, जैसे नाउन फ्रेज के बारे में पढ़े थे वैसे नाउन क्लॉज, ये सब्जेक्ट हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। इतनी जगह नाउन फ्रेज आ सकती है ना। तो जहां पर भी नाउन फ्रेज या क्लॉज लिखी है तो स्लॉट को हटा दो वहां से।
देखो फिर कौन सा ब्लैंक खाली हो रहा है, अगर सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट का या कॉम्प्लीमेंट का ब्लैंक हो रहा है दैट मीन्स वो नाउन क्लॉज है। जैसे यहाँ पर देखो, सी सब्जेक्ट हो गया, न्यू वर्ब, सी सब्जेक्ट न्यू वर्ब, वो जानती थी, क्या जानती थी, दैट। अब ये पूरा जो लिख रहा हो, सी न्यू वॉट, वर्ब से, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई क्या होता है सर, ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के रूप में लिखी गई क्लॉज नाउन क्लॉज। वर्ब से हुम का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और ये दोनों, इन दोनों से आपको ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर पाओगे आप। तो सी न्यू व्हाट, और व्हाट का रिप्लाई है दैट एज इट वाज डार्क, वह जानती थी कि क्या है, कि बहुत ज्यादा अंधेरा है। इट मीन्स ये करेक्ट आंसर होगा कौन सा, नाउन क्लॉज, है ना। सिंपली याद रखना, अगर व्हाट का रिप्लाई आ रहा है वर्ब से, ये पीछे भी मैंने अभी समझाया था, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा, एनसी, मतलब नाउन क्लॉज। वैसे मैंने आपको डिफाइन कर रखा है, लास्ट जो सेगमेंट लिया है ना, तो उसमें बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कि नाउन क्लॉज कहाँ कहाँ पर बनते हैं। ही कुड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड, उसने एक भी शब्द नहीं बोला, टू हिज सन, अपने सन से, हु व्हेन ही अराइव्ड वाज इन अ डिजेक्टेड मूड, जिस समय वो आया। और वर्ब से व्हेन का रिप्लाई, वर्ब से व्हेन का रिप्लाई क्या होता है सर, एडवर्ब क्लॉज होती है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज, सही है। नेक्स्ट, यू शुड नॉट कंटेंट एंड प्लीज्ड, यू शुड बी कंटेंट एंड प्लीज, तुम्हें संतुष्ट होना चाहिए विथ वॉट यू हैव दीज डेज, तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुम्हें उससे संतुष्ट होना चाहिए। अब इस बात को समझो, विथ क्या है, प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद क्या लिखते हैं, उसका ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के रूप में एडजेक्टिव क्लॉज नहीं आती, एडवर्ब क्लॉज नहीं आती, प्रिंसिपल क्लॉज नहीं आती, क्या आती है, नाउन क्लॉज। क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन लिखोगे या प्रोनाउन, या तो नाउन क्लॉज या तो प्रोनाउन क्लॉज, है ना। तो नाउन क्लॉज, प्रोनाउन क्लॉज तो बनती ही नहीं, तो नाउन क्लॉज होगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा नाउन क्लॉज। प्रपोजिशन के बाद, ये तो बहुत सिंपल सा है कि प्रपोजिशन के बाद अगर कोई क्लॉज मिले तो आप आंख बंद करके कह सकते हो कि ये कौन सी क्लॉज है, एनसी है, एनसी मतलब नाउन क्लॉज। ही टोल्ड द लिटिल गर्ल दैट थ्रोविंग बनाना ऑन टू अ पेमेंट वाज अ बैड हैबिट। ही सब्जेक्ट हो गया, अब इसको ब्रेक करना, देखो ही सब्जेक्ट, टोल्ड वर्ब, उसने बताया, किसको बताया, द लिटिल गर्ल, ये भी ऑब्जेक्ट है। और क्या बताया, टोल्ड व्हाट, ये व्हाट का, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई है, और वर्ब से व्हाट का रिप्लाई क्या होता है सर, नाउन क्लॉज। वर्ब से व्हाट का रिप्लाई होता है, दैट इज नाउन क्लॉज। दैट थ्रोविंग बनाना ऑन टू अ पेमेंट वॉज अ बैड हैबिट, जो राहगीर हैं, राह चलते लोग हैं, उन पर बनाना फेंकना एक बुरी बुरी हैबिट है। ये बन गया सर एनसी, करेक्ट आंसर होगा नाउन क्लॉज। अभी मैं लास्ट में आपको एक डिफरेंस बताऊंगा बहुत प्यारा सा, कि कई बच्चे इसमें से रट्टा मार लेते हैं जबरदस्ती कि ये वाले कंजक्शन जो हैं इस वाले क्लॉज में आएंगे, है ना। तो वो रटना नहीं है आपको, मैं लास्ट में समझाऊंगा, इसलिए मैं एक एक चीज को समझाते हुए चल रहा हूँ। आई सब्जेक्ट, हैव वर्ब हो गए, नो पिटी फॉर अ मैन, और मैन को डिफाइन करने लग रहे हो। देखो मैन, अब मैंने एक बात बताई थी, नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करने वाली क्लॉज, कौन सी क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, और ये सबसे इजी होता है नाउन और प्रोनाउन को मतलब एडजेक्टिव क्लॉज को डायग्नोस करना सबसे इजी होता है। तो कह रहा है इट इज, आई हैव नो पिटी फॉर अ मैन हु यू नो वेरी वेल, जिसको तुम बहुत अच्छे से जानते हो, मेरे अंदर उस इंसान के प्रति कोई भी दया नहीं है जिसको तुम अच्छे से, मैन जिसको तुम बहुत अच्छे से जानते हो, मैन को डिस्क्राइब कर रहे हो, और मैन को डिस्क्राइब कर रहे हो तो इट मीन्स एडजेक्टिव क्लॉज, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं। नेक्स्ट, हिस्ट्री इज अ विटनेस टू द फैक्ट दैट देयर हैड नेवर बीन अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी टू रूल ओवर आवर कंट्री, है ना, दैट रिमेन्ड अंडर फॉरेन डोमिनेटेड फॉर एजेस। अब इसको एक एक स्टेप को ध्यान से पढ़िए जरा, फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। वैसे तो आप डिफाइन कर लोगे, कह रहा आर कंट्री, कंट्री क्या हो गया, नाउन, कंट्री जो कि रिमेन रहा है अंडर फॉरेन डोमिनेशन फॉर एजेस, देश जो कि सदियों से जो फॉरेन डोमिनेशन है उसके अधीन रहा है ना। तो नाउन को डिफाइन करो, नाउन को डिफाइन करो तो एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज। पूरा मैं समझा देता हूँ। हिस्ट्री गवाह है इस बात की, इस फैक्ट की, है ना, दैट देयर हैड नेवर बीन अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, कि कभी भी सेंट्रल अथॉरिटी रही नहीं टू रूल ओवर आवर कंट्री, हम जो हमारी कंट्री में रूल कर सके, क्योंकि जो हमारा देश है वो हमेशा से फॉरेन डोमिनेशन के अधीन रहा है। करेक्ट आंसर एडजेक्टिव क्लॉज। रॉबर्स वार्न हिम दैट इफ ही इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द हैपनिंग ही वुड बी इन ट्रबल अगेन।
रॉबर्स सब्जेक्ट हो गया, वार्न वर्ब हो गई, हिम ऑब्जेक्ट हो गया। रॉबर्स ने वार्न किया, उसको वार्न किया, क्या वार्न किया? वार्न व्हाट? वार्न व्हाट? अब देखो वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं ना, देखो ऑब्जेक्ट भी दो तरीके के होते हैं। ऑब्जेक्ट एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डीओ, और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आईओ। ये पीपल होते हैं और ये थिंग्स होती हैं। आईओ पहले लिखा जाता है एक्टिवाइज में, डीओ बाद में। तो देखो ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। अगर आपके मन में डाउट आए कि दो दो ऑब्जेक्ट कैसे, तो रॉबर्ट्स ने उससे वार्न किया, क्या वार्न किया? दैट इफ ही इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द हैपनिंग, अगर इस चीज के बारे में उसने पुलिस से बताया। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा सर? दैट विल बी नाउन क्लॉज। ऑब्जेक्ट है, इट मीन्स कौन सी क्लॉज बनेगी? दैट विल बी नाउन क्लॉज। ही हार्डली बिलीव, ही हार्डली बिलीव जो होगा यहाँ पर हार्डली होना चाहिए। ही हार्डली बिलीव्ड दैट द फोर्सेस दैट गवर्न ह्यूमन डेस्टिनी वर स्टिल इन दी मेकिंग। अब देखो इसको चेक करो, ही सब्जेक्ट हो गया, हार्डली एडवर्ब हो गया, बिलीव्ड वर्ब हो गई। उसने उसे बड़े मुश्किल से विश्वास हुआ, क्या? व्हाट? किस बात का? उसको बहुत ही मुश्किल से बिलीव हुआ दैट द फोर्सेस दैट गवर्न ह्यूमन डेस्टिनी, है ना, कि जो भी फोर्सेस, और किस बात के बिलीव के? वर्ब से व्हाट का रिप्लाई क्या होता है सर? एनसी होता है। एनसी मतलब बोले तो नाउन क्लॉज। नेक्स्ट, अब यहाँ पर डबल 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 स्टेटमेंट है। डबल स्टेटमेंट का मतलब डबल डबल क्लॉजेज है जो आपको बतानी है। द स्टेटमेंट दैट सी वॉज absent, हालांकि एक ही आप सॉल्व कर लो, वही से आंसर क्लियर हो जाएगा। कह रहा कथन, स्टेटमेंट के बारे में दैट लगा रहे हो, मतलब ये स्टेटमेंट को डिफाइन कर रहे हो। स्टेटमेंट वर्ड क्या हो गया? नाउन, और नाउन को डिफाइन करने वाली क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज। तो पहले एडजेक्टिव क्लॉज आएगी और ये आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। बट इसको और डिटेल में हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? स्टेटमेंट कि वो absent थी, और कब कब absent थी? व्हेन, वर्ब से व्हेन का रिप्लाई क्या होता है सर? एडवर्ब होता है सिंपली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। पहली वाली एडजेक्टिव क्लॉज है एंड बाद वाली जो है वो एडवर्ब क्लॉज है। तो फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव क्लॉज एंड सेकंड वन इज एडवर्ब क्लॉज, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। शी होप्ड दैट शी वुड इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हर सिस्टर हु हैड नो ऑफस्प्रिंग। अब देखो एक तो ये बताना है और दूसरा ये बताना है। सी सब्जेक्ट हो गया, होप्ड वर्ब हो गई। उसने आशा की, क्या आशा की? दैट सी वुड इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हर सिस्टर, कि उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, उसकी सिस्टर की प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी। होप व्हाट, अब डायरेक्ट ऐसे लगाओ, होप व्हाट, और ये व्हाट का रिप्लाई क्या होता है? एनसी, नाउन क्लॉज। तो पहला वाला तो नाउन क्लॉज हो गया और आंसर भी यही क्लियर हो गया, चूंकि एक ही से क्लियर कर लोगे। बाकी यहाँ पर देखो जरा, सिस्टर वर्ड नाउन है और नाउन को डिफाइन करो। सिस्टर हु हैड नो ऑफस्प्रिंग, जिसकी संतानें नहीं थी। तो सिस्टर को डिफाइन करो तो ये बन जाएगी एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगी तो इसका मतलब नाउन और एडजेक्टिव बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? फर्स्ट। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ। विल यू एवर फॉरगेट हर हु स्टूड बाय यू, क्या तुम कभी उसको भूलोगे जिसने तुम्हारा हमेशा साथ दिया? व्हेन यू वर इन ट्रबल, जब तुम मुसीबत में थे, है ना। तब इसको कैसे डिफाइन करोगे? देखो, विल हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट हो गया, फॉरगेट मेन वर्ब हो गई, एवर एडवर्ब हो गया, हर ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये हर को ही डिफाइन करने लग रहे हो, इस बात को ध्यान से देखो, ये हर को डिफाइन करने लग रहे हो। हु स्टूड बाय यू, तो कह रहा है किसने तुम्हारा साथ दिया? हर ने। और हर मतलब प्रोनाउन को डिफाइन, नाउन को या प्रोनाउन को डिफाइन करने वाली क्लॉज कौन सी होती है? तो आप कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा एडजेक्टिव। यहाँ से आंसर क्लियर हो गया। लेकिन सेकंड वाला देखो, कह रहा है कब? व्हेन यू वर इन ट्रबल, जब तुम मुसीबत में थे। व्हेन यू वर इन ट्रबल, तो यहाँ पर दूसरा वाला एडवर्ब बन जाएगा। वर्ब से व्हेन का रिप्लाई क्या होगा? एडवर्ब होगा, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। सत्या नोज वेरी वेल, सत्या बहुत अच्छे से जानता है। सत्या बहुत अच्छे से जानता है दैट व्हेन हर हस्बैंड, सत्या बहुत अच्छे से जानती है दैट व्हेन हर हस्बैंड रिटर्न्स फ्रॉम ऑफिस, उसका जो हस्बैंड है वो कब ऑफिस से वापस आएगा, वो अच्छे से जानती है। अब आपने कहा सत्या सब्जेक्ट है, नोज वर्ब है, वेरी वेल ये दोनों एडवर्ब हो गए। और नोज व्हाट, क्या बात जानती है? कि उसका जो हस्बैंड है वो ऑफिस से कब आएगा। तो वर्ब से व्हाट का रिप्लाई जो होता है दैट विल बी एनसी, नाउन क्लॉज। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा नाउन क्लॉज। नेक्स्ट, शी टोल्ड मी दैट इफ आई गेव हर बुक, उसने मुझे बताया यदि मैं उसको बुक देता हूँ। क्या बात बताई? देखो, सी सब्जेक्ट हो गया, टोल्ड वर्ब हो गई,
मी ऑब्जेक्ट हो गया, और क्या बताया, टोल्ड व्हाट, और व्हाट का रिप्लाई क्या होगा, एनसी, नाउन क्लॉज। वर्ब से व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, एनसी। पॉइंट हर एक क्वेश्चन में आपके पॉइंट क्लियर होने चाहिए बस, तो कोई भी क्वेश्चन आपको बॉदर नहीं करेगा, पार्ट नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, शी टेल्स एवरीबडी, उसने सभी को बताया, दैट नोबडी विल हेल्प, कि कोई भी मदद नहीं करेगा। अब इसको ब्रेक करो, ही सब्जेक्ट हो गया, टेल्स वर्ब हो गई, एवरीबडी ऑब्जेक्ट हो गया। ही टेल्स एवरीबडी, उसने हर एक व्यक्ति को बताया, क्या बताया, ये बन गया आपका नाउन क्लॉज, एनसी। एनसी मतलब पहला वाला पार्ट। तो ही टेल्स एवरीबडी, वो हर एक व्यक्ति को बताता है, दैट नोबडी विल हेल्प, कि कोई व्यक्ति मदद नहीं करेगा। अगेन वर्ब से व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, एनसी। बार बार एक ही पॉइंट आ रहा है देखो, और आप जब मल्टीपल टाइम इसको कर लोगे तो फिर कंसोलिडेट हो जाएगा। ही टेल्स एवरीबडी, अब यहाँ पर डबल डबल स्टेटमेंट है तो आपको देखना पड़ेगा। ही टेल्स एवरीबडी दैट नोबडी विल हेल्प, कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा, एंड गिव हिम मनी, और पैसे नहीं देगा, बिकॉज नोबडी बिलीव्स हिम, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस पर विश्वास नहीं करता। तो देखो, एक तो ये वाला पॉइंट हो गया कि वर्ब से व्हाट का रिप्लाई, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई नाउन क्लॉज, और वर्ब से व्हेन का रिप्लाई, वर्ब से व्हेन का रिप्लाई क्या होता है, दैट विल बी एडवर्ब क्लॉज। अब आपको देखना है, फर्स्ट वाले में नाउन, सेकंड वाले में एडवर्ब, फर्स्ट में नाउन, सेकंड वाले में एडवर्ब। तो बिकॉज नोबडी बिलीव्स हिम, ये बन गया एडवर्ब क्लॉज, और पहला वाला दैट नोबडी विल हेल्प, ये बन गया नाउन क्लॉज। आई डोंट नो हाउ दिस केम टू बी, आई डोंट नो, और यूजुअली नो के बाद अगर डायरेक्ट लिखा हो तो वो व्हाट का रिप्लाई होता है। जैसे मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ, जैसे टोल्ड के बाद, जैसे नो के बाद, जैसे होप के बाद, है ना, इनके बाद डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्ट ही चाहिए होता है, और ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है फिर नाउन क्लॉज होगी। कह रहा आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता, हाउ दिस केम टू बी, है ना। तो ये वर्ब से व्हाट का रिप्लाई, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई मतलब नाउन क्लॉज। आई डिड नॉट टेल हिम, आई डिड नॉट टेल हिम, मैंने उसे नहीं बताया, क्या नहीं बताया, कह रहा दैट आई वुड नॉट हेल्प दोज बॉयज, कि मैंने उन लड़कों की मदद नहीं की, ये वाली बात मैंने उससे नहीं बताई। अब आप ऐसे ऐसे डिफाइन करो, आई सब्जेक्ट, डिड नॉट टेल वर्ब हो गई, हिम ऑब्जेक्ट हो गया, और टेल व्हाट का रिप्लाई है, और व्हाट का रिप्लाई क्या होता है सर, एनसी, नाउन क्लॉज। एक और है, बॉयज को डिफाइन कर रहे हो, बॉयज वर्ड क्या हो गया, नाउन, और नाउन को डिफाइन करने वाली क्लॉज कौन सी होती है, एडजेक्टिव क्लॉज। यहाँ पर एक तो नाउन बनेगा, दूसरा एडजेक्टिव बनेगा, तो ये आ गया नाउन क्लॉज, और सेकंड वन इज एडजेक्टिव क्लॉज। पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। दोज हु डू नॉट हेल्प अदर्स, ऐसे लोग जो दूसरों की मदद नहीं करते, अनलेस देयर मोटिव इज फुलफिल्ड, जब तक उनके मोटिव ना फुलफिल हो जाए। अब आपने कहा दोज जो है प्रोनाउन है, और प्रोनाउन को डिफाइन करने वाली क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज, तो आंसर तो यहीं से क्लियर हो गया कि एक फर्स्ट वन एडजेक्टिव है, सेकंड वन इज एडवर्ब है। बट एक और बात कि आपने ये वाला तो दोज को डिफाइन करने के लिए लिखा है, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज हो गई, बट सेकंड वाला भी देख लो, दोज हु डू नॉट हेल्प अदर्स, ना, ऐसे लोग जो दूसरों की मदद नहीं करते जब तक, कब तक, व्हेन या व्हेन एवर, आप कहते हो व्हेन अनलेस देयर मोटिव इज फुलफिल्ड। पहला तो बन गया एडजेक्टिव और सेकंड बन गया आपका एडवर्ब। नेक्स्ट, वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट माई रिलीजन, मैं अपने रिलीजन के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, अनलेस वी एग्री दैट ऑल द रिलीजन टीचर्स, जब तक मैं इस बात से सहमत ना हो जाऊं कि सारे रिलीजन हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। अब आपको बताना है, अनलेस वी एग्री दैट ऑल द रिलीजन टीचर्स, इस वाले में आपको डिफाइन करना है ना, और कब तक, व्हेन एवर, है ना। तो अनलेस वर्ब से व्हेन का रिप्लाई, वर्ब से व्हेन का रिप्लाई क्या बनता है, दैट विल बी एडवर्ब। यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज, ऑप्शन नंबर थर्ड। आई डाउट इफ ही सेड दैट दोज हु वुड नॉट कम इन टाइम, आई डाउट, मुझे संदेह होता है, इफ ही सेड दैट दोज, और दोज को डिफाइन करो, ऐसे लोग हु वुड नॉट कम इन टाइम, जो लोग समय से नहीं आते, वुड नॉट गेट फूड, उनको फूड नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पर दोज को डिफाइन करो, दोज वर्ड क्या है, प्रोनाउन, और प्रोनाउन को डिफाइन करने वाली क्लॉज कौन सी, एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज। क्लियर है सर। नेक्स्ट, दो जो डू नॉट रिस्पेक्ट अदर, ऐसे लोग जो दूसरों का सम्मान नहीं करते। अब इसमें डबल क्लॉजेज वाले क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। कह रहा ऐसे लोग जो दूसरों का सम्मान नहीं करते, दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते। दोज वर्ड क्या हो गया, प्रोनाउन, प्रोनाउन को डिफाइन करने वाली क्लॉज नाउन क्लॉज। यहाँ पर
सॉरी एडजेक्टिव क्लॉज, प्रोनाउन को डिफाइन करने वाली एडजेक्टिव क्लॉज, ये वाला आंसर हो गया। लेकिन एक बात और समझना, आई डोंट नो व्हाट और व्हाट का रिप्लाई, देखो वर्ब, एक तो नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करने वाली क्लॉज कौन सी, एडजेक्टिव, एंड वर्ब से व्हाट का रिप्लाई कौन सा, एनसी, नाउन क्लॉज। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। ही वॉज ऑर्डर्ड, उसे आदेश दिया गया, क्या आदेश दिया गया, दैट ही वुड नॉट गो आउट, कि वो बाहर नहीं जाएगा। तो ऑर्डर्ड व्हाट और वर्ब से व्हाट का रिप्लाई नाउन क्लॉज। और ये अनटिल अनलेस से जो स्टार्ट होते हैं वो एडवर्ब क्लॉज होते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। अनलेस से कंडीशन बनती है और अनटिल से टाइम बनता है। अनलेस और अनटिल से क्या बनता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, और इससे बनता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। यहाँ पर क्या होगा, ये बनेगा एडवर्ब और ये बनेगा नाउन, नाउन एंड एडवर्ब, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ही वॉज ऑर्डर्ड, उसे आदेश दिया गया था, और क्या आदेश दिया गया था, ही वुड नॉट गो आउट, कि वो बाहर नहीं जाएगा, अनटिल द रैन हैड स्टॉप, जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती। ये ध्यान रखना, ये कंडीशन के लिए यूज करता है, जैसे इफ भी कंडीशन के लिए यूज करते हो, अनलेस भी कंडीशन के लिए यूज करते हो, अनटिल टाइम के लिए यूज करते हो, है ना। ही टोल्ड अस दैट ही हैड रेड द बुक विच वॉज रिटन बाय टैगोर। ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, टोल्ड वर्ब हो गई, अस ऑब्जेक्ट हो गया, उसने हमें बताया, क्या बताया, व्हाट, तो दैट ही हैड रेड द बुक, कि उसने पुस्तक पढ़ी है, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई नाउन क्लॉज। कह रहा बुक, बुक के बारे में, विच वॉज रिटन बाय, जो कि लिखी गई किसके द्वारा, टैगोर, और क्या चीज, बुक। अब बुक को डिफाइन कर रहे हो, तो ये बन गया एडजेक्टिव और ये बन गया आपका कौन सा, नाउन। नाउन क्लॉज एंड एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज एंड एडजेक्टिव क्लॉज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वंस ही सेड दैट ही कुड नॉट डू द वर्क, वंस ही सेड, एक बार उसने कहा, क्या कहा, सेड व्हाट, व्हाट का रिप्लाई है, दैट ही कुड नॉट डू द वर्क, कि वह काम नहीं कर सकता, और व्हाट का रिप्लाई है तो मीन्स क्या बन जाएगा, नाउन क्लॉज, ये बन जाएगा आपका, दैट विल बी नाउन क्लॉज, है ना, क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कह रहा है द हाउस दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय मी हैज बीन रेंटेड टू द स्टूडेंट हु केम यस्टरडे। कह रहा हाउस जो है वो कि कंस्ट्रक्ट किया गया बाय मी, मेरे द्वारा, हैज बीन रेंटेड, रेंट में दिया गया, टू द स्टूडेंट, स्टूडेंट को, और स्टूडेंट को डिफाइन करो, नाउन को डिफाइन करने वाली क्लॉज कौन सी होती है, एडजेक्टिव, तो यहाँ पर आ जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज। वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते हैं, क्या नहीं जानते, वेदर आवर एंसेस्टर लेड देयर लाइव्स इन अ ग्रेट डिफिकल्टीज, हम नहीं जानते, और क्या नहीं जानते, नो व्हाट, कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं लेड देयर लाइव्स इन ग्रेट डिफिकल्टी, कि उन्होंने बहुत मुश्किल में अपना जीवन व्यतीत किया, है ना। यहाँ पर क्या बनेगा बताइए, नो के साथ अगर नो वर्ब है, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई क्या बनता है, नाउन क्लॉज। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा एनसी, एनसी मतलब नाउन क्लॉज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वी हु लिव इन द प्रेजेंट एज, हम लोग जो प्रेजेंट एज में जी रहे हैं, डू नॉट नो हाउ आवर एंसेस्टर लेड देयर लाइफ इन एंशिएंट टाइम, तो हम नहीं जानते कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने किस तरीके से जीवन व्यतीत किया। वी क्या है, प्रोनाउन, और प्रोनाउन को डिफाइन करने वाली क्लॉज कौन सी, एडजेक्टिव क्लॉज, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी सेकंड। वी डोंट नो हाउ आवर एंसेस्टर, अच्छा ये वाला तो डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने ना, तो ये बन जाएगा नो व्हाट, व्हाट का रिप्लाई क्या बन जाएगा, दैट विल बी नाउन क्लॉज, है ना। चलिए आगे चलते हैं। द बॉय हु लिव्ड हियर टोल्ड अस दैट हिज ब्रदर हु वाज अ ग्रेट एक्टर। अच्छा यहाँ पर किसको डिफाइन कर रहे हो, बॉय को, बॉय को डिफाइन करने वाली क्लॉज कौन सी, एडजेक्टिव क्लॉज, और ब्रदर को डिफाइन करने वाली क्लॉज कौन सी, एडजेक्टिव क्लॉज, तो दोनों जगह एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट, द बॉय हु लिव्ड हियर सेड दैट हिज ब्रदर वुड नॉट कम। अच्छा बॉय के बारे में बता रहे हो, तो बॉय के बारे में क्या बने, एडजेक्टिव क्लॉज, और ये किसके बारे में हो गया, दैट हिज ब्रदर वुड नॉट कम, सेड व्हाट, और व्हाट है तो ये भी, ये क्या बन जाएगा, नाउन क्लॉज। एक सेकंड रुकेंगे मेरे भाई। चलिए सर 53 क्वेश्चन हो गया, नाउ मूव टू 54। द बॉय स्टेटेड दैट हिज ब्रदर वुड नॉट कम, क्या बताया उसने, स्टेट व्हाट, ये वर्ब से व्हाट का रिप्लाई,
और वर्ब से व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, एनसी। ये बन जाएगा नाउन क्लॉज। क्लियर? तो ये तो यहाँ तक क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, बट मुझे 2-3 बातें बतानी है अभी आपको। एक तो बताना है एडवर्ब फ्रेज के बारे में। अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए एडवर्ब फ्रेज के बारे में तो मैं आपको लिखा देता हूँ कुछ चीज़ें। एंड कई जगह आप क्लॉज वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे क्योंकि सेम टाइप के कंजक्शन अलग अलग तरीके से यूज कर किए जाते हैं, है ना। अब मैं कुछ स्टेटमेंट आपको करा देता हूँ सो दैट वो डाउट जो है ना वो आपको क्लियर हो जाए। जो भी आपके डाउट हैं इससे रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। जैसे देखो पहला क्वेश्चन, मैंने कहा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैंने कहा व्हेन व्हेन ही केम व्हेन ही केम व्हेन ही केम ही वॉज ईटिंग फूड ही वॉज ईटिंग फूड। पहला स्टेटमेंट हो गया। आई नो व्हेन ही केम केम यस्टरडे व्हेन ही केम यस्टरडे। एक और स्टेटमेंट है, आई नो द टाइम आई नो द टाइम व्हेन ही केम। ऐसे क्वेश्चन बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपको। अब तीनों में आपको क्या डिफाइन करना है, आपको एक ही बात डिफाइन करनी है कि व्हेन ही केम, यहाँ पर व्हेन ही केम यस्टरडे और इस वाले में व्हेन ही केम। तीनों में सेम ही बात है कि व्हेन ही केम आपको बताना है, बट तीनों में अगर आप देखोगे तो जो क्लॉज हैं वो अलग अलग हैं। जैसे पहले में जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एडवर्ब क्लॉज, पहले तो खुद से ट्राई करो आप। सेकंड वाले में जो है वो है नाउन क्लॉज और थर्ड वाले में जो है वो है एडजेक्टिव क्लॉज। तो ऐसे नहीं रटना है, जैसे कई टीचर्स इस बात को ऐसे इंटरप्रिटेट करते हैं कि व्हेन अगर मिल जाए तो समझ लेना एडवर्ब है। अब मैंने कहा वन से तो एडजेक्टिव भी बन गया, व्हेन से तो नाउन भी बन गया, व्हेन से एडवर्ब भी बना। तो ऐसे रटना नहीं है बेसिकली। इसलिए मैं कहता हूँ कि उसको देखो कौन सा स्पॉट खाली हो रहा है या वो कहीं पर नाउन प्रोनाउन को डिफाइन तो नहीं कर रहा है। जैसे इस वाले को कैसे आप पहचान पाए कि एडजेक्टिव है, क्योंकि ये टाइम के बारे में बता रहा है, टाइम वर्ड नाउन है और नाउन को डिफाइन करने वाली क्लॉज कौन सी होती है, एडजेक्टिव क्लॉज होती है। आपने कहा आई सब्जेक्ट हो गया, नो वर्ब, मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, व्हाट, नो से व्हाट का रिप्लाई और व्हाट का रिप्लाई एनसी होता है, नाउन क्लॉज। आपने कहा ही वॉज ईटिंग फूड, कब खा रहा था, जब वह आया, एडवर्ब हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, है ना। तो इस तरीके से जैसे एक और स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने कहा एक स्टेटमेंट ये है, आप खुद से ट्राई करना, आप तो यहाँ से अच्छे से आपको समझ में आएगा। आई नो वेयर वेयर ही इज लिविंग वेयर ही इज लिविंग, ये पहला स्टेटमेंट है। मैंने कहा आई नो द प्लेस आई नो द प्लेस आई नो द प्लेस वेयर ही इज लिविंग है ना। मैंने कहा आई गो वेयर एवर या वेयर यू वांट। मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन है, अब इनमें ट्राई करिए आप खुद से। मैंने कहा पहले वाले में बताना है वेयर ही इज लिविंग, सेकंड वाले में बताना है वेयर ही इज लिविंग, थर्ड वाले में वेयर यू वांट, है ना। अब तीनों में ट्राई करो आप। पहले वाले में सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, आई नो मैं जानता हूँ, तो यहाँ पर क्या जानता हूँ, व्हाट का रिप्लाई क्या हो गया, एनसी, नाउन क्लॉज। आई नो द प्लेस वर्ड क्या हो गया, नाउन। और नाउन को डिफाइन करने लग रहा है, और नाउन को डिफाइन करेगा तो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। मैंने कहा आई गो मैं जाता हूँ, वेयर यू वांट जहाँ तुम चाहते हो मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो वेयर, ये एडवर्ब बन गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। तो होप सो अब डिफरेंस समझ में आया होगा। तो कई बार वो जो कंजक्शन आप रटते हो ना, आपको कोई भी कंजक्शन रटने नहीं है, आपको सिंपली जो मैंने जिस तरीके से टेस्टिंग करना बताया आपको वैसे याद रखना है कि वर्ब से व्हाट का रिप्लाई, नाउन क्लॉज, नाउन प्रोनाउन को डिफाइन करोगे, एडजेक्टिव क्लॉज। और अगर आप वर्ब से टाइम बता रहे हो, वर्ब से मैनर बता रहे हो, वर्ब से रीजन बता रहे हो, वर्ब से पर्पज बता रहे हो, वर्ब से कंडीशन बता रहे हो, तो वो सब एडवर्ब में आ जाएंगे, है ना। तो ये वाली बात क्लियर हो गई। तो होप सो एडवर्ब के वैसे कई सारे टाइप बनते हैं। एडवर्ब में देखिए एक चीज़ और मैं डिफाइन कर देता हूँ आपको, एडवर्ब में बहुत सारे टाइप बनते हैं। देखो
एडवर्ब में कितने टाइप बनते हैं? जब आप एडवर्ब क्लॉज के बारे में डिस्कस करते हो तो आपको बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखने पड़ते हैं। जैसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, रीजन कारण, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज, पर्पज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कौन सा छूट गया अभी, कंपैरिजन, कंपैरिजन। तो ये अलग अलग टाइप के बनते हैं, बेसिकली कई टाइप होते हैं इसमें। मैनर वाले आप जानते हो हाउ का रिप्लाई होते हैं। अब एक एक को डिफाइन कर देता हूँ मैं। देखो, मैनर वाले जो होते हैं ये हाउ का, वर्ब से हाउ का रिप्लाई होते हैं। प्लेस वाले वर्ब से वेयर का रिप्लाई होते हैं। टाइम वाले वर्ब से व्हेन का रिप्लाई होते हैं। और रीजन ये वाई का रिप्लाई होता है। कंडीशन तो आप समझ ही जाओगे, इफ से स्टार्ट होते हैं या फिर आपको अनलेस से कंडीशन दिखाई पड़ेगी, है ना, इन दोनों से मिल जाएंगे। पर्पज सो दैट से यूजुअली देखने को मिलता है, या इन ऑर्डर दैट से मिलता है। कंपैरिजन आपको पता है, एज एज या सो एज से आप यूज करते हो, एज एज सो एज से, है ना। तो ये अलग अलग टाइप के एडवर्ब के कंडीशंस हैं। जैसे टाइम वाले में ये भी यूज कर लेते हो, एज सुन एज, जो ही, नो सूनर, त्यों ही। आप इस तरीके से टर्म यूज करते हो ना, एज सुन एज, नो सूनर, नो सूनर देन, है ना, एज सुन एज, नो सूनर, ये टाइम के लिए यूज करते हैं ये भी। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब एक और पॉइंट जो मुझे आपको समझाना है, वो समझाना है कि सर एडवर्ब जो होते हैं, एडवर्ब फ्रेज के बारे में बात करते हैं। तो एडवर्ब फ्रेज भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो अगली हेडिंग लगा लीजिएगा, दैट विल बी एडवर्ब फ्रेज। हालांकि इनको एडवर्बियल फ्रेज भी हम कह देते हैं, एडवर्ब फ्रेज या एडवर्बियल फ्रेज। अब ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं, थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूँ आपको। देखो, मैंने कहा पहला जैसे है फर्स्ट एडवर्ब, एडवर्ब टाइम फ्रेज लिखोगे या ऐसे लिख लो, एडवर्ब फ्रेजेज ऑफ टाइम, एडवर्ब फ्रेजेज ऑफ टाइम, एडवर्ब फ्रेजेज ऑफ टाइम। जैसे इसमें किस तरीके का एग्जांपल आप यूज करोगे, जैसे आप ये यूज करते हो ऐसे, देखो, इन 2 वीक्स, इन 2 वीक्स। जैसे आपने लिखा आफ्टर द मूवी, ऐसे फ्रेजेज मिलेंगे, आफ्टर द मूवी, आफ्टर द मूवी, एट 6 o'clock, एट 6 o'clock, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट मंथ। जैसे आपने कहा फॉर अ वीक, फॉर अ वीक, सिंस 1990, आप ऐसे यूज करते हो, है ना। तो ये है एडवर्ब। जैसे आपने कहा दीज डेज, दीज डेज। जैसे आपने कहा नाउ अ डेज। ना, ये एक्सप्लेन ने मैंने थोड़ा सा कम किया था लास्ट वाले सेगमेंट में, इसलिए डिफाइन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड क्या आता है, दैट इज एडवर्ब फ्रेजेज ऑफ प्लेस। टाइम वाले हो गए, एडवर्ब फ्रेजेज ऑफ प्लेस। अच्छा, प्लेस से संबंधित जितने एडवर्ब हैं, है ना, किस तरीके से आप यूज करोगे। चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। इनमें केवल एग्जांपल ही पढ़ोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। जैसे मैंने कहा कि अक्रॉस, अक्रॉस द रोड। अब प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट भी एडवर्ब का काम करते हैं, ये वाली बात आपने पढ़ी थी। अराउंड द कॉर्नर, अराउंड द कॉर्नर, अराउंड द कॉर्नर, अराउंड द कॉर्नर। जैसे आप एबब से जितने प्लेस वाले हैं वो बना सकते हो। जैसे आपने कहा एबब द क्लाउड्स, एबब द क्लाउड्स, इन न्यूयॉर्क, इन न्यूयॉर्क, इन आगरा, इन इंडिया, है ना, ऐसे आप यूज कर सकते हो। एवरीवेयर, 2 वर्ड से मिलकर के बना है, एवरीवेयर, है ना। इस तरीके के टर्म आप यूज कर लोगे। इन इंडिया, इन आगरा, इन यूपी, ऐसे टर्म आप यूज कर लोगे, है। एडवर्ब फ्रेजेज ऑफ प्लेस, प्लेस को डिफाइन करने वाले हैं। अब चलते हैं थर्ड वाले पे, एडवर्ब फ्रेजेज ऑफ मैनर, एडवर्ब फ्रेजेज ऑफ मैनर, एडवर्ब फ्रेजेज ऑफ मैनर। अच्छा, मैनर को डिफाइन करने वाले कौन कौन से एडवर्ब हो सकते हैं।
जैसे आपने कहा कुछ एग्जाम्पल, लेट टेक सम एग्जाम्पल। जैसे आपने कहा विथ अ लिम्प, विथ अ लिम्प। जैसे आपने कहा वेरी केयरफुली, बहुत ही सावधानी के साथ। वेरी रैपिडली, बहुत जल्दी में। वेरी केयरफुली, वेरी ऑनेस्टली, है ना, ऐसे आप यूज करते हो। एट अ फास्ट पेस, बहुत तेज गति के साथ। एट अ फास्ट पेस, एट अ स्लो पेस, है ना, जैसे आप कहते हो क्विकली एनफ, क्विकली एनफ, है ना। जैसे एक्सट्रीमली हार्ड, एक्सट्रीमली हार्ड। ये आपने बना लिया कौन से, दैट विल बी एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। मैनर वाले टर्म आपके हो गए, है ना। क्लियर है। कई बार जैसे रीजन, रीजन को डिफाइन करने के लिए आप यूज कर लेते हो। एक और कर लेते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। अगला डालिएगा 4, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, रीजन मतलब जो कारण को डिफाइन करते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। जैसे लेट टेक सम एग्जांपल, बिकॉज ही वाज रिच। आपने ऐसे लिखा बिकॉज ही वाज रिच, ही वाज रिच। हालांकि आप ऐसे कह सकते हो, ये क्लॉज बन जाएगी। आप ऐसे लिख सकते हो बिकॉज ऑफ हिज रिचनेस, हिज रिचनेस, आप ऐसे कह सकते हो। वो एक्चुअली क्लॉज बन जाएगा पूरा, है ना। जैसे आप कह सकते हो टू सेव मनी, पैसा बचाने के लिए, है ना। इन ऑर्डर टू विन, जीतने के लिए। इन ऑर्डर टू विन, ठीक है, ये याद रख सकते हो। बिकॉज ही वॉज रिच, वैसे ये क्लॉज बन गई है, ध्यान देना। एक और डिस्कस कर लेते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। कंडीशन हालांकि देखते ही पहचान जाओगे। इफ और किससे बन रहा होगा, इफ से बन रहा होगा, या फिर वेदर से बन रहा होगा, या फिर प्रोवाइडेड से बन रहा होगा, तो वो तो सिंपली कर लोगे आप। तो ये पूरा कंप्लीट सेगमेंट था आपका, ठीक है। होप सो अब आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फ्रेज में, क्लॉज में, सेंटेंस में, ट्रांसफॉर्मेशन में पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट सेगमेंट में क्या डिस्कस किया जाए, एक बार कमेंट सेक्शन में आप डिफाइन कर दीजिएगा। बाकी मुझे पता है एक दो सेगमेंट आपने बताए थे, वर्ब वाइस के हार्ड टफ क्वेश्चन, थोड़े से नरेशन के टफ क्वेश्चन जैसे पूछे जा रहे हैं वो डिस्कस करेंगे, है ना। बाकी और जो भी आपको लग रहा है आप ड्रॉप कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। थैंक यू सो मच। सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके आप फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।